मूविंग चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 लिख दिया वहाँ पे। फिल इन द ब्लैंक्स है भाई। 2.2 यहाँ उसको तो लिखा हुआ क्वेश्चन है 2.2 फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए अब यहाँ पे मैं फिल इन द ब्लैंक्स नहीं लिख सकता पूरी, इसमें पे टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम सिर्फ समझेंगे। बुक आप पेज नंबर है 30, पेज नंबर 30 आप लोग निकाल लें बुक अगर किसी के पास है तो। पेज नंबर क्या है बोलिए जी, सफ़ा नंबर 30 निकाल लें। बस हम यहाँ से पढ़ेंगे और यहाँ पे जो जवाब होगा फिल इन द ब्लैंक्स का उसको बोर्ड पे लिख देंगे। अगर आप चाहें तो कॉपी पे लिख लें इसी तरह, या बुक में लिखना चाहें तो लिख लें, आई डोंट माइंड। देखिए पहली फिल इन द ब्लैंक क्या कह रहे हैं, पहला जुमला, इन एवरी डे लाइफ, रोज़मर्रा ज़िंदगी में, डैश प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। अच्छा ये जो फिल इन द ब्लैंक्स बनाई गई हैं ये आपके चैप्टर से ही बनाई गई हैं। अगर आपने चैप्टर को रीड किया हुआ अच्छी तरीके से तो आप इन फिल इन द ब्लैंक्स का जवाब भी लिख सकते हैं। वो कौन सी चीज़ें जो कि ज़िंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। चाहे आपको दूध खरीदना हो, चाहे आपको गोश्त खरीदना हो, चाहे आपको कपड़े की दुकान से कपड़ा लेना हो, या आपको लेंथ मेजर करनी हो, या टाइम देखना हो, तो कौन सी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बताइए। मेजरिंग डिवाइसेस। कौन सी? मेजरिंग। पहले फिल इन द ब्लैंक में आएगा मेजरिंग डिवाइसेस। ये बताया था ना आपको कि जब भी आप कोई फिज़िकल क्वांटिटी के हवाले से बात करते हैं तो उसको मेजर भी तो किया जाता है। तो जिस डिवाइस के ज़रिए हम उसे मेजर करते हैं या पैमाइश करते हैं उसका तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब ठेले वाला फ़र्ज़ कर लें कि वो क्या मिसाल ले लें जो वज़न के हिसाब से बिकती है, फ़र्ज़ कर लें चीनी फ़रोख्त कर रहा है, शुगर या चीनी फ़रोख्त कर रहा है वो, और उसके पास बैलेंस नहीं है। क्या नहीं है? बैलेंस, तराजू ही नहीं है। अब उसके पास तराजू नहीं है तो वो चीनी फ़रोख्त कैसे करेगा? आप क्या बोलेंगे कि भाई हमें शुगर या चीनी चाहिए, तो आप कैसे वो रेट तय होंगे, उसका वज़न कैसे तय होगा? तो उसके बाद मैचिंग डिवाइस तो होनी चाहिए ना। तो मैचिंग डिवाइस या बैलेंस होगा, तराजू, तभी तो वो नाप के वो दे सकते हैं उसको। समझ रहे हैं बात को? तो मैचिंग डिवाइस की बड़ी इंपॉर्टेंस है। नंबर 2, ऑल माइटी अल्लाह, सबसे ताकतवर। Almighty Allah has created everything in this world with the dash। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर चीज़ पैदा की है विद डैश। किसके साथ? विद द बेस्ट एस्टिमेशन। ये जुमला याद कीजिएगा पैराग्राफ का, विद द बेस्ट एस्टिमेशन। यह आएगा उसमें, बेस्ट एस्टिमेशन के साथ पैदा की है। एस्टीमेट करना ना, अंदाज़ा कायम करना। एस्टीमेशन लफ्ज़ किससे निकला है? एस्टीमेट करने से। एस्टीमेट का मतलब होता है किसी चीज़ का अंदाज़ा कायम करना। तो अल्लाह ताला के जो अंदाज़े हैं सबसे ज़्यादा परफेक्ट हैं, याद रखिएगा। बेस्ट एस्टीमेशन के साथ सब कुछ क्रिएट किया। ओके, इसकी मैं छोटी सी मिसाल दूँ। अगर यहाँ पे आधा गिलास पानी गिर जाए, एक मिसाल अचानक जहन में आई है, आधा गिलास पानी गिर जाए तो आप देखें वो जो पानी के मालिक्यूल्स होंगे या पानी होगा वो उसका कुछ हिस्सा कहीं चला जाएगा, कुछ हिस्सा कहीं चला जाएगा, कुछ हिस्सा कहीं चला जाएगा, और जितना जाना चाहिए उतना ही जाएगा। जहाँ पे उसको स्लोप जैसा मिलेगा उसके मुताबिक वो उस तरफ चला जाएगा, उस डायरेक्शन में। नहीं समझे बात को? स्लोप ज़्यादा होगा तो वहाँ ज़्यादा जाएगा, जिस तरफ स्लोप कम होगा वहाँ कम जाएगा। तो ये जो पानी का इधर उधर जाना है ये क्या है? ये अंदाज़े कायम किए अल्लाह ताला ने, मिसाल दिए समझाने के लिए। हालांकि इतनी बड़ी पावर, एग्जाम्पल बहुत छोटी लग रही है, लेकिन कहते नहीं है कि अगर कील भी मांगनी हो तो अल्लाह से मांगो। क्या मांगनी हो? ये मत सोचो कि बस कील चाहिए तो मैं अपने रब से मांगूँ, इतनी छोटी सी चीज़ तो शर्म आती है। नहीं, कील भी चाहिए तो किससे मांगनी चाहिए? रब से मांगनी चाहिए। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो बहरहाल बेस्ट एस्टिमेशन के साथ पैदा किया। और तीसरा पॉइंट है, तीसरा नंबर 3, तीसरी देखिए फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगी। क्या हो गया? आप लोगों की सीट चेंज करनी पड़ेगी मुझे अब। फिजिकल यूनिट्स डेट आर ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। वो फिजिकल यूनिट जो ड्राइव किए जाते हैं फंडामेंटल यूनिट से, उन्हें क्या कहते हैं? याद है किसी को? ये पूरा टॉपिक डिस्कस किया है। फंडामेंटल यूनिट से जिनको हम ड्राइव करते हैं उन्हें कहा जाता है ड्राइव यूनिट। क्या कहते हैं? ड्राइव यूनिट्स। मिसाल याद है आपको? मिसाल के ऊपर लेंथ
लेंथ का फंडामेंटल यूनिट क्या है बोलें? मीटर है ना। जब हमने एरिया मालूम किया था, याद है आपको? एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसका फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ को भी मीटर में नापते हैं और ब्रेथ को भी, चौड़ाई भी मीटर में नापी जाती है ना, वो भी एक लेंथ होती है। तो मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा? मीटर स्क्वायर। तो आपने देखा जो एरिया का यूनिट आया डेट इज़ मीटर स्क्वायर। तो जो एरिया है उसका यूनिट ड्राइव यूनिट है, जो किससे ड्राइव हुआ है? लेंथ फंडामेंटल यूनिट मीटर से ड्राइव हुआ है। तो जो फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव होने कहते हैं ड्राइव यूनिट। और भी मिसालें दी थी उस टॉपिक में जब डिस्कस किया था। ड्राइव यूनिट कहते हैं भाई से। नंबर 4, चौथी फिल इन द ब्लैंक। अगर आपने पेज नंबर खोल रखा है, नहीं है तो आप वहाँ से ही पढ़ सकते हैं। किलोग्राम इज़ अ यूनिट ऑफ डैश इन डैश सिस्टम। किलोग्राम किसका यूनिट है? किलोग्राम मास का यूनिट है। किसका? इसके दो हैं असल में, इसकी जो फिल इन द ब्लैंक है, मास का यूनिट है। और किस सिस्टम में? SI सिस्टम में। किस में बोलिए? सिस्टम इंटरनेशनल में मास का यूनिट किलोग्राम होता है, रखिएगा। तो किलोग्राम इज़ द यूनिट ऑफ मास इन SI सिस्टम, या इसको MK सिस्टम भी कह सकते हैं अगर आप MK के हवाले से बात कर रहे हैं तो। नंबर 5, पाँचवें में देखें क्या कह रहे हैं। इफ़ यू विश टू मेजर लेंथ विद एक्यूरेसी ग्रेटर देन 0.01 सेंटीमीटर यू वुड यूज़ अ डैश। अगर आप कोई लेंथ मेजर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसकी एक्यूरेसी 0.01 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, किससे? 0.01 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, तो बताइए आप कौन सी डिवाइस इस्तेमाल करेंगे? तो उसका जवाब स्क्रू गेज है। क्या है जवाब? तो इसका स्क्रू गेज आ जाएगा यहाँ पे। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कहते हैं इसे। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं गुफ्तगू करना चाह रहा था आपसे। देखिए, लेंथ मेजर करने के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में छोटी छोटी लेंथ्स हों तो उनको मेजर करने के लिए एक प्रैक्टिकल भी हमारे पास, प्रैक्टिकल नंबर 1 और 2 या 2 और 3 मैट्रिक के अंदर। फर्स्ट ईयर में भी प्रैक्टिकल आएगा ये 1 और 2। दो तरह की जो मेजरिंग डिवाइसेस हैं यूज़ की जाती हैं। एक तो वर्नियर कैलिपर है, क्या नाम है उसका? बोलिए। वर्नियर कैलिपर्स। और दूसरा है स्क्रू गेज। दूसरी डिवाइस का नाम क्या है? स्क्रू गेज। इसमें फ़र्क क्या है? जो वर्नियर कैलिपर है वो 1 सेंटीमीटर के 100वें हिस्से तक सही पैमाइश कर सकता है। किसके? 1 सेंटीमीटर के कितने पार्ट करें आप? 100 इक्वल पार्ट करें तो जो उसका 100वां हिस्सा होगा वहाँ तक इसकी एक्यूरेसी रहेगी। किसकी? वर्नियर कैलिपर की। ये इसका लीस्ट काउंट कहलाता है। क्या कहते हैं इसे? LCA लीस्ट काउंट कहते हैं। और डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 0.01 सेंटीमीटर। लेकिन जो स्क्रू गेज है ये और बेहतरीन डिवाइस है। ये 1 सेंटीमीटर लंबाई के 1000 पार्ट तक सही पैमाइश कर सकता है। यानी अब 1 सेंटीमीटर लंबाई को 1000 पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी, यानी और छोटी पैमाइश की जा सकती है। किसके ज़रिए? स्क्रू गेज के ज़रिए। तो इसका जो लीस्ट काउंट है ये है 1/1000। डिवाइड करने पर क्या आएगा? 0.001 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ये और ज़्यादा बारीकी के साथ पैमाइश कर सकता है। किसके मुकाबले में? वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में। तो अब यहाँ पे सवाल MCQ आप दोबारा पढ़ सकते हैं, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स। तो वो कह रहे थे कि हमें लेंथ मेजर करनी है किस एक्यूरेसी के साथ? 0.01 सेंटीमीटर से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ। तो 0.01 तो एक्यूरेसी किसकी है? वर्नियर की है। हम चाहते हैं कि और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजर करें, तो फिर कौन सी डिवाइस उठानी पड़ेगी? स्क्रू गेज, क्योंकि ये 0.001 सेंटीमीटर तक सही पैमाइश कर सकता है। इसका मफहूम ये है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करेंगे तब इसको मज़ीद हम डिस्कस करेंगे उस वक्त। ये प्रैक्टिकल का असल में था फिल इन द ब्लैंक। आखिरी, द ज़ीरो एरर ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये भी प्रैक्टिकल के दौरान ही डिस्कस किया जाएगा इसको तफसील से। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मिसाल के तौर पर ये वर्नियर कैलिपर हो गया या स्क्रू गेज हो गया, इसमें 2 तरह की ज़ीरो एरर्स होती हैं। एक पॉजिटिव कहलाती है और दूसरी नेगेटिव। फिल इन द ब्लैंक्स में लिख लें पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चला है। उसकी मैं इस पर भी थोड़ी सी बात कर लें। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी पहले में पॉजिटिव आ जाएगा, दूसरे में नेगेटिव आ जाएगा। होता है ये कि जब आप वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज को इस्तेमाल करते हैं तो दोनों के अंदर 2 तरह के स्केल होते हैं। एक मेन स्केल कहलाता है और दूसरा उनका अपना वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल कहलाता है और इसमें राउंड स्केल कहलाता है, सर्कुलर स्केल स्क्रू गेज के अंदर। तो होता है ये कि पैमाइश करने से पहले दोनों स्केल्स की लाइंस कोइंसाइड करनी चाहिए। जब प्रैक्टिकल करेंगे तभी तफसील से डिस्कस होगा, अभी ऐसे ही सुन लें। तो दोनों जो लाइंस है दोनों स्केल्स की कोइंसाइड करनी चाहिए। तो होता ही है कि बाद का दोनों लाइंस इस्तेमाल कर करके कुछ महीनों के बाद उसमें एरर आ जाता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, चाहे वो वर्नियर कैलिपर हो या स्क्रू गेज हो। तो दोनों लाइनें मैच नहीं करती हैं स्केल्स की। तो बाद का ऐसा होता है कोई लाइन लेफ़्ट पे रह जाती है मैन स्केल की, कभी राइट पे चली जाती है। इस बुनियाद पर 2 तरह के एरर पैदा हो जाते हैं जिन्हें कहते हैं पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर। तो सही पैमाइश करने के लिए इन एरर्स को मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत होती है। या तो हम वो एरर प्लस कर देते हैं या
माइनस कर देते हैं, प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे, बस इतनी गुफ्तगू काफ़ी है। अब है MCQs 2.3, मिटा दो इसे, है ना, इसको मिटा देते हैं ना ताकि फिर बोर्ड क्लियर हो जाए, वो गुफ्तगू करने में आसानी हो जाए। उसके बाद है 2.3 क्वेश्चन, और ये है गिवन बिलो आर फ्यू पॉसिबल आंसर टू ईच स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। हम शॉर्टली लिख रहे हैं, आइडेंटिफाई पहचाने सही जवाब को, जो सही आंसर है उसको पहचाने, करेक्ट वन। एक को कर लेते हैं पूरा, उसके बाद बाकी जो है ना टिक कर लीजिएगा। पहला है, कह रहे हैं 1 मीटर इज इक्वल टू, 1 मीटर बराबर होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू, आगे एक तरह की फिल इन द ब्लैंक टाइप की बनाई हुई है इन्होंने, लेकिन नीचे जवाबात दिए हुए 4, एक सही है। ए पार्ट में 10 की पावर 4 मिलीमीटर, दूसरा बी है 10 की पावर 3 मिलीमीटर, सी में कह रहे हैं 10 की पावर 2 मिलीमीटर, और डी में कह रहे हैं 10 की पावर 6 मिलीमीटर। जी, इनमें से एक सही है, कौन सा सही है ये आपको सोचना है। किसी को पता है सही जवाब? 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू, 1 मीटर बराबर होता है किसके, इतने मिलीमीटर के, या 10 की पावर 3 मिलीमीटर के, 10 की पावर 2 मिलीमीटर के, या 10 की पावर 6 मिलीमीटर के। ये लिखवाया आपको जब हम पढ़ लेते हैं। हाँ, 10 की पावर 3, शाबाश। किसके बराबर होता है? 10 की पावर 3। उसका जवाब इसको टिक करना होगा। ये जो बी पार्ट है सही है, क्योंकि 1 मीटर में 10 की पावर 3 मिलीमीटर होते हैं। 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, याद है आपको? 1000। याद आ गया? अब याद आ गया होगा। 1 मीटर लंबाई को 1000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो एक पार्ट 1 मिलीमीटर कहलाता है। तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर पार्ट्स होते हैं, याद रखिएगा। ओके, और अगर ये 100 होता तो सेंटीमीटर बन जाता, और अगर 10 की पावर 6 होता तो माइक्रो बन जाता, 10 की पावर 9 होता तो नैनो बन जाता, 12 होता पीको बन जाता। वो पीको नहीं, वो तो माइनस में आता है, खैर छोड़ें उसको। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको टिक करना है। अब हम सब तो नहीं लिख सकते, बाकी का हम जवाब ऑरली ही दे देंगे। दूसरे में क्या कह रहे हैं? दूसरे में 10 की पावर -9 सेकेंड इज कॉल्ड आ व्हाट? 10 की पावर -9 सेकेंड इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं 10 की पावर -9 को? देखिए नीचे ऑप्शन लिखे हुए हैं। क्या इसे डेसी सेकंड कहते हैं, या इसको मिली सेकंड कहते हैं, या माइक्रो सेकंड कहते हैं, या नैनो सेकंड कहते हैं? याद है कौन सा सेकंड कहलाता है? डेसी सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड या नैनो? तो 10 की पावर माइनस में अगर आ जाए 9 तो ये क्या कहलाती है? नैनो कहलाती है। तो आपने फिल इन द ब्लैंक को नहीं लिखनी, उसको टिक कर लें नैनो को। अगर आपके पास बुक है, पेज नंबर बता दिया 30, तो नैनो कहलाता है भाई। तो दूसरे का आंसर क्या होगा? क्या होगा बोलिए? नैनो सेकंड कहलाता है। तीसरा, यस प्लीज। कहाँ थे भैया आप इतनी देर से? तीसरा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ इन SI सिस्टम। ये तो बहुत ही आसान है। SI सिस्टम में कल ही पढ़ा हमने, कल परसों वाले में। SI सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ का फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? 4 ऑप्शन है, किलोमीटर, मीटर, यार्ड या फुट। मीटर होता है, जाहिर सी बात है। क्या? अरे नहीं भाई, मीटर होता है। क्या आंसर आएगा? मीटर में नापते हैं ना SI सिस्टम। याद रखना इसको, इम्तिहान में बेशक भूल जाएँ आप, लेकिन इम्तिहान में नहीं भूलना, उसके बाद बेशक भूल जाना। मीटर होता है तीसरे का। चौथे का द स्टैंडर्ड मीटर इज मेड अप ऑफ डैश। स्टैंडर्ड मीटर, यार ये तो MCQ ही गलत बनी हुई है। द स्टैंडर्ड मीटर नहीं होगा, मास होगा। क्या होगा ये? मीटर। देखो इस तरह की मिस प्रिंटिंग भी आ रही है। स्टैंडर्ड मीटर नहीं है, बल्कि क्या लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड मास। स्टैंडर्ड मास किसे कहते हैं?
स्टैंडर्ड मास, इस पर तो हमने डिस्कस भी किया तफसील, बल्कि दो दफ़ा कर लिया था, एक दफ़ा आगे पीछे यूनिट्स हो गए थे। स्टैंडर्ड मास, स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, स्टैंडर्ड सेकंड कहते हैं 1 सेकंड को स्टैंडर्ड टाइम, और स्टैंडर्ड लेंथ 1 मीटर कहलाती है। स्टैंडर्ड मास क्या कहलाता है? 1 किलोग्राम। क्या कहलाता है? 1 किलोग्राम। तो बताइए जो 1 किलोग्राम है स्टैंडर्ड कह रहे हैं इज़ प्लेस्ड एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इन सेवेस नियर पेरिस। पेरिस के अंदर आपको बताया था ना कि एक जगह है जहाँ पर यहाँ ये रखा हुआ है स्टैंडर्ड मास 1 किलोग्राम। ये किस चीज़ का बना हुआ है? प्लाटीनियम और कॉपर का बना हुआ है, आयरन कॉपर का बना हुआ है, आयरन इरिडियम का बना हुआ है, या प्लाटिनम एंड इरिडियम का बना हुआ है? प्लाटिनम एंड इरिडियम आएगा। क्या जवाब आएगा? हाँ, तो इसका डी पार्ट सही है। प्लाटिनम एंड इरिडियम, ये एक मटेरियल है, अलॉय है प्लाटिनम और इरिडियम की, उससे मिलकर एक सिलेंडर बनाया गया है। इसके वज़न, इसके मास को 1 kg माना गया, स्टैंडर्ड मास। तो मीटर नहीं, मास है ये। उसके बाद पिक आउट ट्रू एंड फॉल्स। अगला क्या है? 2.4। अब सही और गलत क्या है? 2.4 क्या सही है और क्या गलत है? पिक आउट ट्रू एंड फॉल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ट्रू एंड फॉल्स फ्रॉम फॉलोइंग। हाँ बोलिए। एक आ आएगा प्लाटिनम एंड इरिडियम में। चलें सही, थैंक यू, सॉरी एंड थैंक यू वेरी मच। और सही, चलो थैंक यू। अब ये चीज़ अच्छी बात है ना, ये बताया करें, कोई ऐसा मामला आ जाए बिल्कुल बताएं, झिझके नहीं। हम भी आपकी तरह मिट्टी के पुतले ही हैं। लिख लिया ये, देखें पहला क्या है? पिक आउट ट्रू एंड फॉल्स। पहला आप बताएंगे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम इन SI यूनिट इज मिनट। फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम का फंडामेंटल यूनिट SI सिस्टम में मिनट होता है। तो ये गलत है। क्या होता है सही? सही क्या होता है? सेकंड होता है ना। सही बताइए, सेकंड। गलत का पता किससे चलेगा? सही से। अगर आपको सही नहीं पता तो गलत कैसे पता चलेगा? फिर नहीं समझे बात को? जब तक आपको सही जवाब पता नहीं होगा तो गलत की पहचान कैसे होगी? तो इस तरह तो आप गलत को ही सही मान लेंगे। नहीं समझे बात को? ठीक है, तो ये फॉल्स है भाई। पहली स्टेटमेंट जो है वो क्या है? फॉल्स। मिनट नहीं होता, बल्कि क्या होता है? सेकंड होता है। सही जवाब क्या है? सेकंड। तो क्या सही जवाब भी लिख लेते हैं ना साथ में? सही आंसर क्या है? सेकंड। लेकिन नहीं, फिर ऐसा नहीं हो, परेशान हो जाओगे कि ये क्या यहाँ फॉल्स लिखा हुआ, आगे सेकंड लिखा हुआ है, फॉल्स ही ले लेना। दूसरा है द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड पर सेकंड। जो एक्सेलरेशन है हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है क्या? वो कह रहे हैं मीटर पर सेकंड। ये बात सही है? तो ये बात सही है, मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन का यूनिट है। उस वक्त फिर डिस्कस कर लेंगे फार्मूले को। तो दैट इज ट्रू। तीसरा क्या? इसको मिटाई दूंगे। यस, तीसरा कह रहे हैं 1 सेकेंड इज इक्वल टू 10 की पावर -8 सेकेंड। 1 सेकेंड में 10 की पावर -8, 1 सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड में, सॉरी क्या लिखा हुआ है? 1 नैनो सेकेंड में 10 की पावर -8 सेकेंड होते हैं। क्या ये बात सही है? फॉल्स है। उसकी वजह क्या है बताइए? क्योंकि 1 नैनो सेकेंड में 10 की पावर -9 सेकेंड होता है। 1 नैनो सेकेंड 10 की पावर -9 होता है। सही पता है तभी तो पता चला ये गलत है। नहीं समझे बात को? उसके बाद क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट नंबर 4, 100th ऑफ एन मिलीमीटर। मिलीमीटर का जो 100वां हिस्सा है कैन नॉट बी मेजर करेक्टली विद अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के ज़रिए
1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा मालूम नहीं किया जा सकता। 1 मिलीमीटर का कौन सा पार्ट, 100 पार्ट मालूम नहीं किया सकता। अभी हमने पढ़ा था कि जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है वो 1 सेंटीमीटर का कौन सा पार्ट मालूम कर सकता है, 1000 पार्ट। 1 सेंटीमीटर के 1000 में से की पैमाइश कर सकता है। तो 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा, ये फॉल्स होगा या ट्रू होगा, बताइए। फॉल्स होगा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ना। 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। हाँ तो 1/10 हुआ, 1/100 मल्टीप्लाई 1/10 सेंटीमीटर हुआ, तो 1/1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये बात सही है, तो सही लग रही है। फॉल्स कैसे है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर के 100वें हिस्से तक पैमाइश हो सकती है। 1 मिलीमीटर के 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा 1 सेंटीमीटर का कौन सा बन जाएगा, 1000 पार्ट बन जाएगा ना। 1 मिलीमीटर का जो 100वां हिस्सा होगा वो 1 सेंटीमीटर का कौन सा पार्ट बन जाएगा, 1000 पार्ट। ये तो मुझे तो ट्रू लग रहा है, ये बिल्कुल दैट इज़ ट्रू। फिर से देखो, जो 1 सेंटीमीटर है माइक्रोमीटर स्क्वायर, वो 1000वें पार्ट तक सही पैमाइश कर सकता है, 1 सेंटीमीटर के 1000 पार्ट तक। अब इसको अगर मिलीमीटर में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसको यूँ लिखेंगे। इसका मतलब है 1 मिलीमीटर के 100 पार्ट तक सही पैमाइश हो सकती है। फिर क्या 1 मिलीमीटर का 100 पार्ट या 1 सेंटीमीटर का 1000 पार्ट, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो मिलीमीटर होता है वो 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। किसके, यानी मिलीमीटर। आप देखें ना, आपके पास सेंटीमीटर स्केल है तो उसमें 1 सेंटीमीटर होगा तो 10 लाइनें लगी होती हैं, तो 1 लाइन का मतलब 1 मिलीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर को जब 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, मिलीमीटर बन जाता है। तो इसका मतलब है 1 मिलीमीटर बराबर है किसके, 1/10 सेंटीमीटर के। तो 1 मतलब 1 हो गया और 10 को 100 से मल्टीप्लाई, बहुत ज़बरदस्त बनाई है MCQ से। तो 1/1000 सेंटीमीटर। और ये बात सही है कि स्क्रू गेज जो 1 सेंटीमीटर के 1000वें हिस्से तक पैमाइश कर सकता है, तो 1 मिलीमीटर का कौन सा पार्ट बन जाएगा, 100 पार्ट बन जाएगा। तो इट इज़ ट्रू, इसको ट्रू करें। नहीं, दैट इज़ ट्रू। हो गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं आगे, फिजिकल बैलेंस इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग वेट। फिजिकल बैलेंस तराजू है ये, वो देखा नहीं जो तराजू अमूमन होता है, इसके ज़रिए हम वेट मेजर करते हैं। ये बात सही है, गलत है। मास मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं, मास। वेट थोड़ी मेजर किया जाता है, वेट स्प्रिंग बैलेंस के ज़रिए मेजर होता है। किसके ज़रिए, स्प्रिंग बैलेंस के ज़रिए। ये भी एक टॉपिक है, कभी डिस्कस करेंगे तफसील से इस पर। तो डेट इज़ फॉल्स। उसकी वजह पता है कि हम लोग मास को और वेट को हम मायने ले लेते हैं, लेकिन नहीं। अब चूँकि ट्रू फॉल्स की बात आ रही तो बारीकी से समझना पड़ेगा कि सही जवाब क्या है इसका और गलत क्या है। तो फिजिकल बैलेंस के ज़रिए मास मेजर किया जाता है। अब देखिए, आपने 1 किलो का बट्टा देखा है ना, वेट का यूनिट होता है न्यूटन, क्या होता है, और मास का यूनिट होता है किलोग्राम। तो जो बट्टा आपने देखा है ब्लैक कलर के जो मिलते हैं मार्केट में, उस पर केजी लिखा हुआ होता है। क्या लिखा होता है, तो किलोग्राम किसका यूनिट है, मास का। तो बैलेंस के ज़रिए आप मास मेजर करते हैं, वेट मेजर नहीं करते। आखिरी छठा, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ इन SI यूनिट इज सेंटीमीटर। लेंथ का फंडामेंटल यूनिट SI सिस्टम में सेंटीमीटर है। ये बात बिल्कुल गलत है। क्या है ये, सेंटीमीटर नहीं है बल्कि क्या है, मीटर। फॉल्स। इज दैट क्लियर। तो इस तरह चीज़ों को समझें तब जाके, ये वो चीज़ें हैं ट्रू फॉल्स, पिक द करेक्ट आंसर और MCQ, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाती है टॉपिक्स की सही तरीके से, अगर भूल गए हो तो। इसके बाद मैथ की क्लास लेंगे, ठीक है।